आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या था, किस किस लोगों ने उसमें भाग लिया, किस तरीके से संविधान जो निर्माता जो समिति थी उसका क्या कार्य था, वो सभी चीजों को आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले इसका बैकग्राउंड कैसे तैयार हुआ, किस तरीके से जो संविधान निर्माण की जो मांग उठी, इस चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो उसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि 1934 में 1934 में 1934 में सबसे पहले एम एन रॉय के द्वारा सबसे पहला डिमांड किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो फर्स्ट डिमांड ऑफ constituent असेंबली, संविधान सभा के बारे में जो पहली बार मांग उठी थी वो 1934 में उठी थी। किसके द्वारा उठी थी? तो एम एन रॉय के द्वारा उठी थी। ये पहला डिमांड था संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था। एम एन रॉय वो भारत में कम्युनिस्ट नेता माने जाते हैं। कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रणेता के रूप में इनको जाना जाता है। जो साम्यवादी आंदोलन जो भारत में चल रहा था उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और यही एम एन रॉय जो थे 1934 में पहली बार डिमांड किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। ये फर्स्ट इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन था। 1934 के बाद क्या होता है? 1935 में आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस वक्त थी, उसने सबसे पहले इसको डिमांड किया ऑफिशियल रूप में। आधिकारिक रूप से आईएनसी ने पहली बार जो संविधान सभा का निर्माण के बारे में मांग उठाई, वो कब उठाई? 1935 में, 1935 में आईएनसी फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड ये आईएनसी की थी। ये भी डेट याद रखना है, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड, पहली बार जो आधिकारिक रूप से मांग की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, संविधान सभा की। अब 1935 के बाद आते हैं 1938 में। 1938 में क्या होता है कि पंडित नेहरू इस वक्त तक कांग्रेस के काफी प्रमुख चेहरा बन चुके थे, काफी इंपॉर्टेंट लीडर बन चुके थे। तो पंडित नेहरू क्या करते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसकी मांग करते हैं। और साथ ही ये कहते हैं पंडित नेहरू कि भारत जो होगा, यानी कि स्वतंत्र भारत जो होगा, उसके लिए संविधान बनाने का काम एक संविधान सभा करेगी। और उस संविधान सभा का जो चुनाव होगा वो वयस्क मताधिकार यानी कि एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर होगा। और साथ ही साथ इसमें कोई भी एक्सटर्नल जो बाहरी जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है वो इसमें नहीं होगा। तो पंडित नेहरू ने 1938 में ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस के बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस इस बात का डिमांड किया, ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनका जो स्टेटमेंट है वो भी कि फ्री इंडिया के लिए, यानी कि स्वतंत्र भारत के लिए जो संविधान निर्माण का काम है वो संविधान सभा करेगी। इस संविधान सभा का चुनाव किसके आधार पर होगा? तो ये एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर होगा। और साथ ही साथ इसमें कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगी, कोई भी बाहरी इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो ये 1934, 1935 और 1938 का ये टाइमलाइन था। इसके बाद क्या होता है कि एक सीक्वेंस में इसको हम लोग देख रहे हैं। 1940 में, 1940 में क्या होता है? 1940 में अगस्त ऑफर आता है, अगस्त ऑफर। ये अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में। और इसमें जो है इनके डिमांड को एक तरीके से स्वीकार कर लिया जाता है। इसके डिमांड को कांग्रेस के या फिर भारतीय लोगों के डिमांड को इसमें स्वीकार कर लिया जाता है। डिमांड वाज एक्सेप्टेड
अभी तक कांग्रेस, ये जो इन लोगों का जो डिमांड था उसको अंग्रेज नकार रहे थे, उनको उतना ज्यादा वैल्यू नहीं प्रदान कर रहे थे। लेकिन 1940 में जो अगस्त ऑफर आया, अगस्त प्रस्ताव आया, इसके तहत जो ये डिमांड था संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान निर्मात्री ये समिति का या संविधान सभा का, तो इसको जो है वो स्वीकार कर लिया गया था। और किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? तो अगस्त प्रस्ताव। इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? 1942, 1942। 1942 में क्या आया था? तो 1942 में आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, ये क्रिप्स मिशन जो था 1942 में ये आया था। और इसके तहत क्या किया गया था कि इसने क्या किया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ड्राफ्ट तैयार करके और लाया गया था, इनके द्वारा एक मसौदा लाया गया था, जिसमें क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वार, जो सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 टू 1945 तक जो लास्ट किया था, तो ये 1942 में आया। और इस दौरान सेकेंड वर्ल्ड वार जो था वो कंटिन्यू था और ब्रिटेन की स्थिति उसमें धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। तो ब्रिटेन क्या चाहता था कि यहां से हमको मदद मिले, और भारतीय लोग इस पर अड़े हुए थे, यहाँ के जो लीडर्स थे, यहाँ के जो आंदोलनकारी थे, कि हमको यहाँ पर फ्री किया जाए, तभी हम किसी भी तरीके से ब्रिटिश को सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। और इसीलिए क्या होता है, क्रिप्स मिशन के तहत एक प्रस्ताव दिया जाता है कि युद्ध के बाद भारत के निर्माण के लिए भारत को जो है वो एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, लेकिन युद्ध के बाद। और इसी चीज को क्या करते हैं कि आईएनसी और मुस्लिम लीग एक साथ होकर के इसको नकार देते हैं, डिनाइड बाय या रिफ्यूज्ड बाय आईएनसी एंड मुस्लिम लीग, इसको ये दोनों मिलके क्या करते हैं, नकार देते हैं। नकारने का कारण भी वही था क्योंकि युद्ध के बाद का ये प्रॉमिस दिया गया था, और युद्ध के बाद का प्रॉमिस था, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता था। इसीलिए इसको क्रिप्स मिशन को भी आईएनसी और मुस्लिम लीग के द्वारा नकार दिया गया था। कब आया ये? 1942 में आया। तो इसके बाद क्या हुआ कि एक आखिरी प्रयास हुआ, और जो कह सकते हैं कि वो सफल रहा। 1946 में क्या होता है, 1946 में एक संस्था आती है, एक कैबिनेट मिशन, ये 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान। और इस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही एक संविधान निर्माण करने के लिए एक सभा बनाने का ये प्रस्ताव दिया जाता है, और इसी के तहत इसी का जो ब्रेन चाइल्ड था वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली था। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक टाइमलाइन देखा कि किस तरीके से 1934 में सबसे पहले क्या हुआ, एमएन राव के द्वारा इसको शुरू किया गया था, इसके बारे में पहली बार आवाज उठाई गई। फिर आईएनसी ने इसको ऑफिशियल डिमांड 1935 में रखा, फिर पंडित नेहरू आए, उसके बाद अगस्त ऑफर में इसको स्वीकार किया गया पहली बार, क्रिप्स मिशन आया, और फाइनली जो था वो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत एक संविधान निर्माण करने वाली सभा का चयन होता है, उसका गठन होता है। अब इसके बाद हम लोग इसके कंपोजिशन को देखते हैं। अब क्या है कि जो कैबिनेट मिशन प्लान आई थी उसके तहत क्या हुआ था कि एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हो गया उसके प्रावधान के तहत। और कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो निर्माण हुआ था उसका भी डेट इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखना जरूरी है। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो बना था हमारा, कंस्टिट्यूएंट असेंबली ये कब बना? तो नवंबर 1946 में इसका निर्माण होता है कंस्टिट्यूएंट असेंबली का। ये जो हमारा संविधान सभा था जिससे संविधान का निर्माण होना था, उसका निर्माण कब हुआ, उसका गठन कब होता है? तो नवंबर 1946 में। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो कंपोजिशन है, किस तरीके से इसका जो फॉर्मेशन था, कौन कौन इसके मेंबर्स थे, तो इस तरीके की चीजों को हम लोग देखते हैं कि इसका जो गठन हुआ उसमें किस किस क्षेत्रों से मेंबर्स को लिया गया था। तो पहले इसके जो कंपोजिशन है उसमें हम लोग देखते हैं कंपोजिशन। इसके कंपोजिशन में क्या था कि टोटल 389 मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स। 389 मेंबर्स क्या थे? टोटल थे।
इस 389 मेंबर्स में क्या था कि बटा हुआ था 296 और 73, 296 और 73। अब 296 और 73 कौन हो गए? ये 296 जो थे ये ब्रिटिश इंडिया के थे, ब्रिटिश इंडिया, और 73 जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स। और इसी तरीके से इसका डिवीजन हुआ था। अब इस 296 को अगर हम बांट के देखें, इस 296 को अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर साइड में इसको हम लोग देख सकते हैं कि 296 तो टोटल मेंबर हो गए ब्रिटिश इंडिया के। ब्रिटिश इंडिया कहने का मतलब कि जिस क्षेत्र में ब्रिटिश उस वक्त रूल कर रहे थे तो उसमें हर धर्म के, हर कम्युनिटी के लोग थे। तो इस 296 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो 296 में से 210 जो थे वो जनरल थे। जनरल कहने का मतलब उस वक्त सिर्फ हिंदू नहीं हुआ करते थे। जनरल कहने का मतलब बुद्धिस्ट, जो ये क्या कहते हैं जैन थे, ये सारे उसमें इंक्लूड होते थे, और भी कुछ छोटे छोटे थे। 210 ये हो गए। उसके बाद 78 जो थे, 78 थे मुस्लिम्स। मुस्लिम्स कहने का मतलब मुस्लिम लीग। उसके बाद जो 4 बचे वो 4 बच जाते हैं सिख, और 4 जो थे वो अदर्स में थे। अदर्स में कहने का मतलब जो अदर जो प्रेसिडेंसी जो थी, कुछ और क्षेत्र जो ब्रिटिश के अंतर्गत आती थी तो उसमें, तो ये अदर्स हो गए। तो इस तरीके से इसका जो पूरा कंपोजिशन था तो उसमें 210 जनरल हो गए, 78 मुस्लिम्स हो गए, 4 सिख हो गए और 4 अदर हो गए। इस सारे को अगर हम लोग ये कंबाइन कर लेते हैं तो ये 296 का जो हमारा जो फिगर है वो कंप्लीट हो जाता है। और 73 तो क्या थे? ये प्रिंसली स्टेट्स के थे, और ये दोनों को मिला करके कितने मेंबर थे? 389 मेंबर्स थे। तो इस तरीके से टोटल मेंबर्स कितने हो गए? टोटल मेंबर हो गए 389, और 296 उसमें ब्रिटिश इंडिया के मेंबर्स थे, 73 प्रिंसली स्टेट के, और इस 296 को भी हम लोग ब्रेक डाउन करके देख लिए कि 210 जनरल हो गए, 78 मुस्लिम हो गए, 4 सिख और 4 जो अदर्स थे। तो इस तरीके से इसका जो कंपोजिशन था वो पूरा होता है। इसमें जो इनका जो सीट का जो अलॉटमेंट था कि किस तरीके से जो ब्रिटिश इंडिया में जो अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी उसमें 296 मेंबर्स किस तरीके से हो गए, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसमें 73 मेंबर यानी कि 73 मेंबर कैसे हो गए। तो ये जो अलॉटमेंट करने का जो फॉर्मूला था वो रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, यानी कि एक फिक्स जो पॉपुलेशन था उसके बेसिस पे उतने लोगों पे एक सीट हुआ करता था। तो ये क्या था? तो 1 मिलियन, 1 मिलियन जो था, इस 1 मिलियन पॉपुलेशन पे, इस 1 मिलियन पॉपुलेशन पे सीट का जो रिप्रेजेंटेशन था वो हुआ करता था। इस 1 मिलियन पॉपुलेशन पे क्या होता था कि पर सीट एक सीट हो जाएगा। इतने लोगों का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक सीट था। 1 मिलियन कहने का मतलब 10 लाख, तो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सीट, यानी कि एक व्यक्ति जो था वो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी तरीके से जो ये कंपोजिशन था इसमें हो रहा था। इसमें मुस्लिम, सिख्स, अदर, जनरल, जितने भी जो सभी अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे ये सारे थे। और ये सब फिगर याद रखना जरूरी इसलिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही इसका कंपोजिशन था कि 1 मिलियन पॉपुलेशन इसमें पर सीट जो था, हर एक सीट पे 1 मिलियन पॉपुलेशन जो था वो इसमें थे। अब इसके जो बाद हो जाता है क्या कि इसमें लोग तो इतने हो गए, तो इनका चुनाव किस बेसिस पे हुआ, तो उस चुनाव के बारे में हम लोग अब बात करते हैं। इनका चुनाव किस तरीके से हुआ, इनका जो इलेक्शन था वो किस तरीके से हुआ। तो मोड ऑफ इलेक्शन जो था वो इनडायरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शन था। इनडायरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शन कहने का मतलब है कि यहाँ पर डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुना गया था, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा, या एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन बनाया गया था, एक ऐसा सिस्टम जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे कि डायरेक्टली ना चुन के इनडायरेक्टली चुना गया। तो अगर मोड ऑफ जो इलेक्शन था वो डायरेक्ट पूछा जाए, मोड ऑफ इलेक्शन, तो मोड ऑफ इलेक्शन जो था वो क्या था? वो था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से ये हुआ था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से। और इस तरीके से इसको किया गया था कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट
इस वोट के माध्यम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसके थ्रू किया गया था इसको, ये जो मोड ऑफ इलेक्शन था। तो ये दोनों पॉइंट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसको, इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में चर्चा जब प्रेसिडेंट चैप्टर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उस वक्त, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो वोटिंग का जो पैटर्न है वो भी ऐसा ही है। तो जब हम लोग उस चैप्टर को पढ़ेंगे तब इसके बारे में ज्यादा स्पेसिफिक होकर के पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमको ये समझ लेना है कि ये जो मोड ऑफ सिस्टम है, ये जो सिस्टम ऑफ वोटिंग है, ये क्या है, ये इनडायरेक्ट है। तो अभी हमको बस इतना ही समझ लेना है कि ये क्या है, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट मेथड है, ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन का मेथड क्या है, ये इनडायरेक्ट है। अब देखिए, अब क्या था कि कंपोजिशन में हम लोगों ने देखा था कि प्रिंसली स्टेट्स के लोग थे और ब्रिटिश इंडिया के जो क्षेत्र, ब्रिटिश इंडिया का जो क्षेत्र था उसके मेंबर्स थे। तो ब्रिटिश इंडिया का जो क्षेत्र था, जो उनके जो प्रोविंसेस थे, उसमें जो चुनाव होता वो तो इस माध्यम से हो जा रहा था, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहां पर ये चीजें लागू नहीं थी। प्रिंसली स्टेट्स में किस तरीके से चुनाव हो रहा था, तो प्रिंसली स्टेट में जो प्रिंसली स्टेट के हेड थे उनके द्वारा डायरेक्टली जो था वो अपॉइंट कर दिया जाता था या डायरेक्टली उनको नॉमिनेट कर दिया जाता था जिस भी व्यक्ति को वो उचित समझते थे। तो वहां जो था वो इलेक्शन का मोड वहां भी इनडायरेक्ट था, लेकिन वहां इससे अलग था, उससे थोड़ा सा ज्यादा क्या था, ये एक प्रजातांत्रिक ये सिस्टम था, प्रजातांत्रिक ये पद्धति था। तो इस तरीके से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन याद रखना, और ये किस टाइप का मोड है, तो ये इनडायरेक्ट मोड है। अब इस तरीके से जो इलेक्शन होता है, तो हम लोगों ने देखा था कि 296 मेंबर्स थे और एक तरफ 73 मेंबर्स थे। 296 और 73, यही दोनों हमारा फिगर था, और टोटल कितने थे, टोटल दोनों को मिलाकर के 389 मेंबर्स थे। अब इस 73 लोगों को क्या हुआ कि इन्होंने भाग ही नहीं लिया, इन्होंने कुछ मतभेद के कारण क्या हुआ, डिड नॉट पार्टिसिपेटेड, इन्होंने भाग नहीं लिया। तो बचे अब इधर 296। इस 296 सीटों पर जो इलेक्शन हुआ, तो इसमें से क्या होता है कि 208 सीट जो है वो कांग्रेस जीतती है। इसके बाद 73 जो सीट थी, उस 73 सीट पर किसका जीत होता है, तो मुस्लिम लीग का। और जो 15 सीट्स था, 15 जो सीट बच जाते हैं उस पे अदर्स की जीत होती है, यानी कि निर्दलीय की, जो इंडिपेंडेंट्स थे, जो इंडिपेंडेंट्स थी। अगर हम लोग ये अदर ना लिख करके इंडिपेंडेंट लिखे तो वो भी सही होगा। ये इंडिपेंडेंट्स थे, यानी कि ये ना तो मुस्लिम लीग के थे और ना ही ये कांग्रेस के थे, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे और इनकी जीत हुई थी। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने कंपोजिशन क्या देखा, 208 मेंबर्स कांग्रेस के, 73 मुस्लिम लीग के और 15 जो थे वो निर्दलीय थे, वो इंडिपेंडेंट्स थे आउट ऑफ 296। और ये जो 73 मेंबर्स थे, ये 73 जो थे जो कि प्रिंसली स्टेट्स के थे, इन्होंने इसमें भाग ही नहीं लिया। और चुनाव का तरीका कौन सा था, तो इनडायरेक्ट मेथड था, और मेथड में भी स्पेसिफिक जो है तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और इस तरीके से जो था ये संविधान सभा का जो चुनाव था वो संपन्न हुआ। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ा। कंस्टिट्यूएंट असेंबली को अगर हम ब्रीफली समराइज करने की कोशिश करें इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो इसके बारे में सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन ये हो जाता है कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो कब हुआ, नवंबर 1946 में, नवंबर 1946 में इसको निर्माण किया गया इसको। और इसमें जो चुनाव हुआ वो 296 सीटों पे जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन जो था वो इलेक्शन तो सबसे पहले इनडायरेक्ट था,
और जो इलेक्शन होता है उसमें 296 सीटों पे इलेक्शन होता है, और उस 296 सीटों में से कौन जीतता है? 208 सीट कौन जीतता है? तो आईएनसी। 208 सीट आईएनसी जीतती है। 73 सीट्स कौन जीतती है? तो मुस्लिम लीग जीतती है। और जो बाकी जो 15 सीट बच जाते हैं वो 15 सीट कौन जीतता है? तो इंडिपेंडेंट जीतता है। इंडिपेंडेंट के बीच ये चला जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी ये क्या है? ये प्रेजेंट सिनारियो है। जब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे तो ये डेटा हमको याद होना चाहिए कि जो वर्तमान में जो जीती गई जो संख्या है वो कितनी है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि 73 जो प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर थे, प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर थे, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, डिडंट पार्टिसिपेटेड। इसको रिवाइज करवाने के पीछे ये रीजन था कि जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब की फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो उसमें जो मेंबर्स की जो बैठक होती है उसमें कितने मेंबर्स आते हैं, तो उस सब से इस चीज का डिफरेंस हो सकता है। तो इसलिए ये पॉइंट याद रखना जरूरी है। ये कौन कौन सा? 296, 208, 73 और 15। फिर किस तरीके से जो ये मुस्लिम लीग जो था वो जब इससे दूर होगी तो उसके बाद ये संख्या कितनी हो जाएगी। तो इस तरीके की चीजों को हम लोग कंफ्यूज न करें, इसलिए इस पॉइंट को रिवीजन करना जरूरी है। नवंबर 1946 में इसका जो है वो फॉर्मेशन हुआ था, गठन हुआ था। और किस तरीके से हुआ था? तो एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर इसका गठन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद। तो इस तरह की चीजों को हम लोग इसमें याद रख सकते हैं रिवीजन के माध्यम से। इसमें 73 प्रिंसली स्टेट्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली इसके फॉर्मेशन को, इसके कंपोजिशन को और इसका बैकग्राउंड क्या था, इसका इलेक्शन किस तरीके से हुआ, इसको पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को देखने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसका जो पहला मीटिंग हुआ, क्या क्या जो निर्णय लिया गया, किस तरीके से ड्राफ्टिंग कमेटी बना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।